बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा करते थे। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के नहीं, सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला पकड़ो। पूरी ताकत उनके जिंदगी की अब इसी काम में जा रही है। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं उनसे सवाल पूछ रहे थे। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और जेपी की एक बात मुझे बराबर याद रहती कि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुत्ते की तरह से सूखी हड्डियां चूस रहे, तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी। पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले, जिनको मरने से डर नहीं लगता, और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो, मेरी डायरी में मेरा नाम लिख, अपना नाम मुझे लिखो। ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख चाहिए, इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाए, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है, मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर एक अकेला था, सारा देश खड़ा कर दिया था। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है, जिनको मरने से डर नहीं लगता। ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या, दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती है, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है, जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है, जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, ना आदर्श दिखाई देते हैं, ना अपनी घोषणाएं दिखाई देती हैं जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा है जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी एक कुर्सी के लिए। अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया है, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता है क्या हो गया? पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। देश नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण। और उसमें क्या है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं? पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। सरकार नहीं जानी चाहिए, चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में हैं कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा हो। बस यही जवाब मुझे देना। राजीव जी, अगर आपकी इजाजत तो और भी कुछ सवाल है। क्या आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी मार भगाई है? हाँ, हैं तो हम लोग बहुत छोटे ताकत में, लेकिन कुछ 2-3 काम किए। अभी तो ताजा एक आपको सुना सकता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में एक जिला है, उसका नाम है अलवर। अलवर जिले में एक जगह है, उसका नाम है तिजारा। तिजारा एक बहुत मशहूर जैन तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन के लोगों का बड़ा मशहूर तीर्थ स्थान है। तो वहां क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी है विल्सन और हिंदुस्तान की एक कंपनी है केडिया, दोनों ने मिलकर शराब के कारखाने लगाने के लिए तिजारा के पास 450 गांव की 50,000 बीघा जमीन एक्वायर की। मैं एक बार अलवर गया हुआ था, कुछ भाई लोग मेरे पास आए कि राजीव भाई आप तो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमते हो, हमारे गांव में विदेशी कंपनी आ गई। मैंने कहा क्या करने आई है? तो कहने लगे शराब बेचने के लिए आई है, तो शराब का कारखाना खुलेगा। तो मुझे लगाया, मैंने पूछा उनसे कि आपका गांव अलवर से कितना दूर है? उन्होंने कहा बिल्कुल नजदीक है, आप चाहो तो कल चल सकते। तो मैंने मेरे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और मैं अगले दिन अलवर गया
और अलवर जाके मैंने देखा कि सामने जैन मंदिर है और बिल्कुल बाजू में जमीन दे दिया शराब बनाने के लिए। किसने किया? सरकार ने। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। मुझे बहुत क्रोध आया। फिर मैंने गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा आपने जमीन क्यों बेची? तो उन्होंने कहा कि साहब जमीन हमने नहीं बेची, जबरदस्ती हमसे अंगूठा लगवाया। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कलेक्टर एसएसपी फोर्स लेके गांव में जाते थे, गांव के लोगों को धमकाते थे कि जमीन बेचो, नहीं बेचोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे। ये काम उन्होंने करवाया और इस तरह से गांव के लोगों को डरा के धमका के जमीन एक्वायर कर ली। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए, आप बोलो कितनी मदद करोगे? उन्होंने कहा जो आप कहिए वो करेंगे। मैंने कहा सबसे पहला काम ये करो, गांव पंचायत की मीटिंग बुलाओ। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई। ग्राम पंचायत की मीटिंग में मैंने पूछा सबसे कि आप बताओ कि आपने कोई प्रस्ताव पारित किया था जमीन बेचने के लिए? तो ग्राम पंचायत का हर सदस्य कहता साहब हमने कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जितनी जमीन गई है इसमें गोचर की जमीन भी है? कि हाँ साहब बड़ी जमीन तो गोचर की है, वो ले लिया शराब के कारखाने बनाने के लिए। तो हमने कहा कि आज आप प्रस्ताव पारित करिए कि गांव पंचायत ने, गांव सभा ने कोई भी जमीन दी नहीं है विदेशी कंपनी को, जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई। और गांव सभा ने, गांव पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और ऐसा 40 गांव में हमने करवाया। और वो 40 गांव में जब ये प्रस्ताव पारित हो गए, मैंने कहा अब हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में हम गए और हमने ये केस लगवाया और कहा कि देखिए किस तरह से कानून का सरेआम उल्लंघन होता है। और ये जमीन जो थी वो खेती की जमीन थी, बहुत अच्छी खेती होती है। मैंने कंपनी से आंकड़े मंगवाए। मैंने कहा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। केडिया और विल्सन का जो जॉइंट वेंचर था उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने देखा उसमें उन्होंने लिखाया हुआ था कि 5 करोड़ लीटर पानी उनको चाहिए प्रतिदिन शराब बनाने के। और उस पूरे एरिया को राजस्थान सरकार ने डार्क जोन घोषित किया। डार्क जोन माने सूखे वाला इलाका, जमीन के 100 फीट नीचे तक पानी नहीं है वहां पे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। तो उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर पता चला कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, माने अपने पंप लगाएंगे और पंप लगा के जमीन के नीचे का पानी खींचेंगे। और प्रतिदिन अगर 5 करोड़ लीटर पानी खींचा जाएगा तो 2-3 साल में तो वो एकदम सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो 40 गांव की जनता रहती है इसका क्या हो? वो तो शराब बनाएंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, देश को शराबी बना देंगे, लेकिन इस गांव की जनता का क्या होगा? और इस बात को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया और गांव-गांव में मैंने पदयात्राएं की। 3 महीने में रहा उस इलाके और पैदल जाता था, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। घूमते घूमते मेरे साथ एक जमात खड़ी हो गई नौजवानों की। उसमें सब तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे। दिगंबर जैन उस क्षेत्र में बहुत रहे। वहां एक बार एक साधु भगवान आए, दिगंबर जैन समुदाय। मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये देखिए इतना अनर्थ हो रहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बड़ी लड़ाई हमने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा इस काम के लिए तो सर्वदा मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा आप जैन समाज को कॉल दीजिए कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए। तो उनका कॉल आया और पूरा का पूरा जैन समाज हमारे साथ खड़ा हुआ। बड़ी ताकत मिली उसमें। फिर उसके बाद मैं एक मौलाना साहब से मिला, वहां पे मुसलमान समुदाय के लोग हैं। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो शराब अधर्म है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आदेश करूंगा। उन्होंने आदेश किया तो मुसलमान हमारे साथ है, हिंदू पहले से ही साथ में थे वहां के। और ऐसी बड़ी ताकत खड़ी हुई, 10,000 नौजवानों का संगठन 3 महीने में खड़ा हो गया। और हमने सबसे एक ही बात की, आप जिस पार्टी के हो उसको घर में रखो, अभी ये बचानी है जमीन जो जा रही है विदेशी कंपनी के हाथ। और हर गांव के आदमी का दर्द यही था कि ये जमीन बचनी चाहिए। तो 10,000 लोग जब खड़े हो गए तो एक दिन हमने कुछ नहीं किया, हम गए जुलूस निकालते हुए। और जहां पे इनका कारखाना बनाने का सारा तामझाम रखा हुआ था, कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वहां पे तार की बाड़ लगा दी थी इन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, वो जाके उनकी तार की बाड़ हटा दी और उनके जो कारखाने वारखाने थे उन सबको हटा दिया, एक तरफ रख दिया। और वहां पे हमने लिख के टांग दिया कि ये जमीन गांव की है, ये कभी विदेशी कंपनी की हो नहीं सकती। उससे गांव वालों में बहुत ताकत आई। पहले गांव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए और उससे गोली चलवाई। गोली चली हम लोगों को। ऊपर वाले की मेहरबानी थी या महाराज साहब की कृपा थी, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगी, मेरे बगल वाले साथी को। तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका। ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे। हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या। और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह पैदा। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000, 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। फिर धीरे धीरे अखबारों में आना शुरू हुआ। और अखबारों में आना शुरू हुआ तो एक दिन फिर हमने क्या किया पता, वहां के सरकार के मंत्री द्वारा उद्घाटन का एक पत्थर लगाया था उन्होंने, शराब के कारखाने के उद्घाटन का। हमने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और एक दिन वो पत्थर उठा के फेंक।
और जिस दिन हमने वो पत्थर उठाया, सारे गांव में हमने ऐलान कर दिया कि आज के